साथियों नमस्कार। साथियों, अभी तक आप लोगों को पता होगा कि 8वें वेतन आयोग की कोई बड़ी अपडेट नहीं आ रही, पर अब 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई 3 बड़ी अपडेट आ रही है। इससे पहले मैं रुक को यह भी कहना चाहूंगा कि 3 नवंबर 2025 को नोटिफिकेशन निकला और नोटिफिकेशन के बाद में आज फरवरी 18 होगी तो कोई बड़ी अपडेट नहीं आ रही थी, पर अब 3 बड़ी अपडेट आ रही हैं। तो साथियों, तीनों बड़ी अपडेट के ऊपर चलते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर की जेब से जुड़ा हुआ 8वां वेतन आयोग है। सरकार ने इसकी कार्यप्रणाली को गति देने के लिए महत्वपूर्ण नियुक्ति की है। कर्मचारी और पेंशनरों को सुझाव मांगे जा रहे हैं। आप सबको मालूम होगा कि 8वां वेतन आयोग ने एक वेबसाइट के जरिए कर्मचारी और पेंशनरों से सुझाव मांगे हैं कि क्या क्या सुझाव दे सकते हैं आप वेतन को लेके, चाहे महंगाई को लेके, किसी भी तरह से। तो जो कर्मचारी हैं वो इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, संगठन भी दे सकते हैं। पेंशनरों से सुझाव मांगे जा रहे हैं और सैलरी फिटमेंट फैक्टर एरियर व लागू होने की संभावित तारीख को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आई है। नई सैलरी कब लागू होगी और वास्तविक तौर पर कर्मचारियों के हाथ में कितना पैसा आएगा, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को आधिकारिक संकल्प जारी करके 8वें वेतन आयोग का गठन किया था। यह 7वें आयोग की जगह लेगा। इससे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी रक्षा सेवाओं के कर्मी, ऑल इंडिया सर्विसेज अधिकारी और पेंशन भोगी सीधे प्रभावित होंगे। आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है और ये जाके कम से कम लागू होगा 2028 के लास्ट में, क्योंकि 2029 में चुनाव है और मोदी सरकार है। जब चुनाव होते तभी कुछ ढोल बजाती है, क्योंकि तुरंत देंगे तो तुरंत उसको याद भी तो रखेंगे। अब पहले दे देंगे या पहले 8वां वेतन आयोग दे देंगे तो सब खा जाएंगे और खाने के बाद में भूल जाएंगे, सो जाएंगे। तो सरकार क्या सोचती है कि कभी भी कोई चुनाव हो उससे पहले खिलाओ तो इनको याद रहे। आयोग के काम को तेज करने के लिए सरकार ने भारतीय रेलवे लेखा सेवा IRAS के 2009 के बैच के वरिष्ठ अधिकारी कृष्णा VR को डायरेक्टर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत केंद्रीय स्टाफिंग योजना के माध्यम से की गई है। इस बार आयोग ने कर्मचारी और पेंशनरों से सीधे सुझाव मांगे हैं। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट शुरू कर दी गई और माई गवर्नमेंट पोर्टल के जरिए सुझाव भेजे जा सकते हैं। इसमें बेसिक सैलरी फिटमेंट फैक्टर, पेंशन और वेतन विसंगतियों से जुड़े मुद्दों पर राय मांगी गई है। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 निर्धारित की गई। तो साथियों, भूल मत जाना, 16 मार्च से पहले आपका कोई भी सुझाव हो, खासकर में जो पूर्व सैनिक हैं, जो पूर्व सैनिकों के बड़े बड़े संगठन हैं, जो मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, ORP परमेचर, इनके लिए वो एक सम्मान करने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से बार बार वो बातचीत भी कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। तो अब उनके लिए मौका है कि वो वेबसाइट पे जाके अपना मांग पत्र दे सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं कि हमारी ये डिमांड है। नई पे मैट्रिक्स लागू होने के बाद सबसे बेसिक सैलरी में बदलाव होता है और उसी के आधार पर अन्य भत्ते भी बढ़ते हैं। बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये तो सबके लिए स्वाभाविक है। पूर्व और जो सेनाओं के लिए उसमें मेन जो चीज होती है वो है ORP परमेचर और मिलिट्री सर्विस पे एक समान, डिसेबिलिटी पेंशन एक समान, एक्स पे एक समान, और जो फैसिलिटी है चाहे ECHS की हो चाहे CSD की हो वो भी एक समान। तो अभी आप लोगों के पास में मौका है 32 लाख पूर्व सैनिकों के लिए। तो थोड़ा सा खींच के रखो मीटर, और मीटर खींचोगे तो आप लोगों को कुछ मिल भी जाएगा। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करने के बाद में फलाना दकड़ यही इसमें है। अब सभी की निगाह 25 फरवरी की तारीख पर टिकी है। FNPO के सदस्य वासी रेड्डी के अनुसार उस दिन नेशनल काउंसिल ज्वाइंट मॉनिटरिंग कमेटी NCJCM की एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों को एक मंच पर लाना और एक सुप्त फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना। साथियों, ये बड़ी खबर आ रही है। मैंने भी बहुत बार आप लोगों को बोला है, आप देख सकते हो मेरे वीडियो में, कि यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के कोई हजारों तो संगठन हो गए, अपने अपने हाथ में सबने डपली ले रखी है और अपना अपना राग अलपने लग रहे हैं। एक कर्मचारी संगठन कह रहा है कि हमारे को जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.90 चाहिए, तो एक कह रहा है कि 1.40 चाहिए, एक कह रहा है 2.86 चाहिए और चौथा पांचवा कह रहा है 3.68 चाहिए। जब इनकी एक सुर में ही ये बात नहीं कर रहे तो सरकार क्यों देगी? तो ये बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि सभी
संगठनों की एक मीटिंग होने वाली है 25 फरवरी को, और वो एक संयुक्त मांग पत्र सरकार को सौंपेंगे। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सरकार पर अब हो सकता है थोड़ा सा दबाव आए। अगर अलग अलग राग अल्पेंगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। जिससे आयोग के सामने कर्मचारियों की मांगे औपचारिक रूप से रखी जा सके। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद वेतन संशोधन की दिशा काफी हद तक स्पष्ट हो सकती है। यदि कर्मचारियों की प्रमुख मांगे ड्राफ्ट में शामिल होती है तो आने वाले समय में सैलरी स्ट्रक्चर, फिटमेंट फैक्टर और भत्तों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इस कारण यह बैठक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। इसके नतीजों पर सभी की नजर बनी हुई है। मान लीजिए कि आप लेवल 5 पर कार्यरत हैं और 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपका वेतन इस प्रकार है। मूल वेतन 29,200, महंगाई भत्ता 55%, 16,060, HRA 27%, 7,884, कुल वेतन 73,144 रुपये। यदि 8वें वेतन आयोग में 2.46 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो वेतन संरचना इस प्रकार होती है। नया मूल वेतन 29,200 गुणा 2.46, 71,832 रुपये। महंगाई भत्ता 0, HRA 27%, 19,994 रुपये। कुल वेतन 91,226 रुपये। तो 2.46 का भी कोई फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कर रहा। अगर कोई फिटमेंट फैक्टर केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन को सुधार सकता है तो वो ही एक ही फिटमेंट फैक्टर है कि वो 3 पॉइंट से ऊपर जाए, तभी कर्मचारियों की जेब में, पेंशनरों की जेब में 2 पैसा आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि डीए तो 0 हो जाएगा। इस गणना से साफ होता है कि नया वेतन आयोग लागू होने पर शुरुआती चरण में महंगाई भत्ता शून्य से शुरू होने के कारण तुरंत बड़ी बढ़ोतरी दिखाई नहीं देती है। मैं भी यही बात कर रहा हूं और नेशनल मीडिया भी यही बात कर रही है। लेकिन बेसिक सैलरी बढ़ने से कुल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। समय के साथ महंगाई भत्ता बढ़ने पर वास्तविक इन हैंड सैलरी और अधिक बढ़ सकती है। अब यहाँ पे गोदी मीडिया ने अपना कमाल दिखा दिया कि समय के अनुसार महंगाई भत्ता बढ़ता रहेगा तो सैलरी ज्यादा हो जाएगी, हाथों में वजन बढ़ जाएगा, हर हाथ जमीन में टिक जाएंगे। अब ये देख लो कि 10 साल से ऊपर हो गए और जो डीए है वो कितना परसेंट पूछा है, सिर्फ 58%, जबकि 10 साल में जो डीए है वो 125% बढ़ जाता है। देखो कहां घुमा रही है, यही तो गोदी मीडिया का असली खेल है। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद अलग अलग पे लेवल के कर्मचारियों पर इसका प्रभाव अलग हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर, भत्तों की दर और शहर की श्रेणी के आधार पर अंतिम सैलरी तय होगी। इसलिए कर्मचारियों का अंतिम निर्णय आधिकारिक पे मैट्रिक्स जारी होने का इंतजार करना होगा। अच्छे HRA और ट्रांसफर अलाउंस पर भी असर पड़ेगा। डीए रीसेट नियम बनेगा और अब की बार जो बढ़ोतरी होगी मतलब अप्रैल में घोषणा हो सकती है। जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 का भी एक डीए बचा हुआ है, मतलब 7 पे कमीशन का, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से तो 8वां वेतन आयोग आ जाएगा तो वो 2029 में डीए भी चलता रहेगा कि डीए भी बंद हो जाएगा? नहीं, डीए भी बढ़ता रहेगा जब तक वेतन आयोग नहीं आएगा। आगे क्या होगा? अब आयोग कर्मचारियों और पेंशनरों से मिले सुझाव का विश्लेषण करेगा। इसके बाद फिटमेंट फैक्टर और वेतन संरचना पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। संभावना है कि आयोग 2028 तक अपनी रिपोर्ट दे देगा और सरकार की मंजूरी के बाद नई सैलरी लागू की जाएगी। इसके साथ ही डीए फिर से बढ़ना शुरू होगा और कर्मचारियों को वास्तविक लाभ समय के साथ दिखाई देगा। मेरे को तो ये लग रहा है कि 2028 के लास्ट में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार तक जाएंगी, सरकार उसको मंजूर कर लेगी और तब तक, क्योंकि अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव है 2029 में, तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद में ही कुछ खातों में आए और यही बात बननी है आने वाले समय में। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।